Hey guys, welcome back to my channel Tutorials by Shweta. I'm Shweta and मैंने मेरा JRF कॉमर्स से क्वालिफाई किया है। आज की वीडियो में हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। यस, ज़रूरी है कि आपको पता हो कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको अपनी तैयारी उस हिसाब से करनी है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है इस हिसाब से कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम वो सभी पैटर्न देखेंगे और आज जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो सारे क्वेश्चंस हैं जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको तैयारी किस हिसाब से करनी है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट, इन केस द क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी डिमांडेड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इट इज कॉल्ड। जब क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है प्राइस में चेंज आने की वजह से, तब उसे क्या बोलते हैं। ये मैंने वीडियो में बताया था कि डिमांड में चेंज दो रीज़न से आता है, या तो प्राइस में चेंज हुआ हो या अदर फैक्टर्स में चेंज हुआ हो। एंड जब प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज आता है तब उसे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोलते हैं। और जब अदर फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से हुआ हो तो उसे इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नीचे 4 स्टेटमेंट है तो इनमें से ये बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है। ए सिंपल मोनोपोली फर्म ऑलवेज अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। जो मोनोपोली फर्म है क्या वो हमेशा ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है? रॉन्ग। Squeezy King demand curve model is the best known model explaining relatively more satisfactory behavior of oligopoly firm for price rigidity। सही। जो स्वीजी का किंग डिमांड कर्व है वो ओलिगोपोली को बेस्ट एक्सप्लेन करता है। बिल्कुल सही। ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इज प्राइस टेकर। बिल्कुल सही। जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म है वो प्राइस टेकर होती है। फर्म्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। अब ज़रूरी है कि जब क्वेश्चन रीड करें उसका एक एक वर्ड पे ध्यान दो। अब यहाँ बोले ओनली नॉर्मल प्रॉफिट विच इज रॉन्ग। वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है लेकिन सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करे ये तो गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी एंड सी। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं असर्शन रीजन के क्वेश्चन। असर्शन एक स्टेटमेंट दी हुई होती है और नीचे उसका रीजन दिया हुआ होता है जो उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा हो। तो हमें ये देखना होता है क्या वो स्टेटमेंट सही है, फिर रीजन देखो कि क्या वो रीजन उस स्टेटमेंट को सही एक्सप्लेन कर रहा है। देखते हैं पहले असर्शन। इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कॉस्ट बिहेवियर एमसी कर्व इंटरसेक्ट एसी कर्व एट इट्स मिनिमम। जो एमसी है वो एसी को मिनिमम से कट करता है। ये देखो मैंने यहाँ साइड में डायग्राम ले रखा है। ये रहा एसी, ये रहा एमसी। तो साफ साफ दिख रहा है जो एमसी है वो एसी को उसके मिनिमम से ही कट कर रहा है। ये देखो, तो असर्शन तो हो गया सही। अब रीजन देखना है। While AC continues to decrease, MC begins to rise। जब AC गिर रहा है MC बढ़ना शुरू हो गया। बिल्कुल सही। ये देखो यहाँ MC अभी गिर रहा है, सॉरी AC यहाँ पर अभी गिर रहा है बट MC बढ़ना शुरू हो चुका, तो सही है। ऑल्सो when AC is its minimum, it is neither increasing nor decreasing। जब AC अपने मिनिमम पॉइंट पर होता है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, ना तो वो बढ़ता है ना वो कम होता है। It is constant when AC is constant, it is equal to MC at the point of intersection। जब AC कांस्टेंट होता है तब AC और MC इक्वल होते हैं। बिल्कुल सही। अब रीजन भी सही है। अब बहुत बार एग्जाम में होता है कि असर्शन भी ठीक होता है रीजन भी ठीक होता है, तो हम सीधा कर देते हैं असर्शन एंड रीजन दोनों ठीक है और वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। बट अब हमें ये देखना ज़रूरी है कि क्या जो रीज़न है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। हमने ये देख लिया दोनों चीज़ें ठीक हैं,
बट क्या वो एक्सप्लेन कर रही है उसको सही, वो देखना है। इस क्वेश्चन के अंदर वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है, तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बट आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी करो, क्योंकि असर्शन रीजन वाले में हमेशा ही गलती हो जाती है, क्योंकि समझ नहीं आता कि दो लगते हैं दोनों ठीक है, असर्शन भी ठीक है रीजन भी ठीक है, बट ये नहीं समझ आता कि क्या रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। उसके लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब इनमें से कौन सी बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है इंडिफरेंस कर्व की। फर्स्ट, नेगेटिव स्लोप बिल्कुल होता है। Indifference curve of two imperfect substitutes are concave to the point of origin. Wrong. Concave नहीं होता. The indifference curve do not intersect nor are they tangent to one another. बिल्कुल ठीक, intersect वो नहीं करते. Upper indifference curve indicate a higher level of satisfaction. बिल्कुल सही. ये देखो, जितना ऊपर आईसी होगा वो उतना ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। तो कौन सी बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है? सेकंड, indifference curve of two imperfect substitute are concave to the point of origin. Next, producer's equilibrium as per isoquant and isocost can be determined on which combination of the following. अब ये देखना है कि जो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम है वो कैसे पता चलेगा। नीचे 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं, तो ये बताना है किन कॉम्बिनेशन से हमें प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पता चल जाएगा। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन आइसोक्वेंट बिल्कुल सही। हमने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जब पढ़ा था उस टाइम हमने किया था कि वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए। पोर्शन ऑफ आइसोक्वांट विद इन रिज लाइन्स बिल्कुल सही। जो आइसोक्वांट है वो रिज लाइन्स के अंदर होना चाहिए। लीनियर आइसोक्वांट है, गलत। लीनियर आइसोक्वांट नहीं होता। कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री आइसोक्वांट बिल्कुल सही। तो इसका क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन? थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट, अब मैच करना है। एक्चुअली इकोनॉमिक्स के अंदर अगर ये इस क्वेश्चन की बात करें तो जैसे कोई भी एनालिसिस है वो किसने दी ये आपको पता होना चाहिए। अगर बाकी सब्जेक्ट्स में देखें तो थ्योरीज हैं, तो थ्योरीज वो किसने दी तो उनके नाम याद करने ज़रूरी हैं। एग्जाम में नाम से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये देखते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल यूटिलिटी किसने दी थी? एल्फ्रेड मार्शल ने। तो ए का क्या हो गया? सेकंड। अब एक बात और, ज़रूरी तो नहीं है कि हमें एग्जाम में सभी के नाम याद हो, क्योंकि सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं, हमारे पास 10 यूनिट्स हैं और 10 यूनिट के अंदर पता नहीं कितने लोगों के नाम आएंगे, किसने क्या दिया है, किसी ने क्या दिया है, और सबके नाम याद रहे ये ज़रूरी नहीं है। तो ज़रूरी है कि आपको ना ऑप्शंस को उड़ाना सीखो, ऑप्शंस को कैंसिल आउट करना सीखो। अब देखो, अब हमें यह पता चल गया कि जो ए है उसका आंसर आएगा सेकंड, हम इसके लिए बिल्कुल श्योर हैं। तो ऑप्शन में देखो कि कहाँ कहाँ कितने ऑप्शंस ऐसे हैं जहां पर ए का सेकंड दिखा रखा है। अब इस क्वेश्चन के अंदर तो ए का सेकंड सिर्फ एक के अंदर ही दिखा रखा है, सेकंड के अंदर ही है, और किसी में ऑप्शन ही नहीं है सेकंड। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर पता चल गया। अगर हम श्योर हैं कि ए का सेकंड आएगा तो बस ये देख लो कि कहाँ कहाँ ए का सेकंड दिखा रखा है। अब अगर आगे हमें नहीं पता कि ऑर्डिनल का किसने दिया या रिविल्ड प्रेफरेंस का किसने दिया था, हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि ऑप्शन से ही पता चल गया। ठीक है। नेक्स्ट, Gauss's second law of consumption is based on which combination of the following assumptions? ये जब मैंने ये टॉपिक कराया था तब मैंने बताया था आपको कि एग्जाम में डायरेक्ट लॉ का नाम नहीं आता, वो लॉ किसने दिया उसके नाम से आता है। हमने किया था, गॉसेंस ने 2 लॉ दिए थे, गॉसेंस फर्स्ट लॉ एंड गॉसेंस सेकंड लॉ। अब जब तक आपको पता नहीं होगा कि गॉसेंस सेकंड लॉ था कौन सा, तब तक आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। तो गॉसेंस सेकंड लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या था? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब यह है कि जो गॉसेंस सेकंड लॉ ऑफ कंजम्पशन है वो किस अजम्पशन पे बेस है? रैशनल बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर बिल्कुल सही। कार्डिनल मेजरमेंट बिल्कुल करेक्ट। कंपैरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी
गलत। यूटिलिटी को कंपेयर करना, ये तो इसकी assumption नहीं थी। डिजायर फॉर अटेनिंग स्टेटी, बिल्कुल ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, थर्ड। नेक्स्ट, perfect competition can't be distinguished from monopolistic competition as per which combination of the following feature of the market। अब नीचे पॉइंट्स दे रखे हैं 4, ये बताना है कि किनके बेसिस पर हम नहीं बता सकते कि वो परफेक्ट है या वो मोनोपोलिस्टिक है। फ्रीडम फॉर एंट्री इनटू एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, ये वो पॉइंट है जिसके बेसिस पर हम नहीं बता सकते, क्योंकि परफेक्ट में भी और मोनोपोलिस्टिक दोनों में ही फ्रीडम होती है। तो अगर सिर्फ ये दे रखा हो कि फ्रीडम है आने की और जाने की, इस बेसिस पर हम नहीं बता सकते कि वो परफेक्ट है या वो मोनोपोलिस्टिक है। नेक्स्ट, लेवल ऑफ नॉलेज ऑफ द मार्केट, ये भी ठीक है, इसके बेसिस पर भी हम नहीं बता सकते क्योंकि दोनों में ही परफेक्ट नॉलेज होती है। नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट, ये भी करेक्ट है क्योंकि दोनों में ही लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। नेचर ऑफ गुड्स बॉट एंड सोल्ड, ये गलत है। गलत इन द सेंस इसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि वो परफेक्ट है या वो मोनोपोलिस्टिक है, क्योंकि परफेक्ट के अंदर तो सेम टाइप के गुड बिकते हैं, बट मोनोपोलिस्टिक में जो गुड्स का नेचर होता है वो अलग होता है, तो इसके बेसिस पर हम बता सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ए, बी एंड सी, थर्ड। नेक्स्ट, द किंग डिमांड कर्व मॉडल ऑफ ओलिगोपोली वॉज डेवलप्ड बाय, जो किंग डिमांड कर्व है ओलिगोपोली का, वो किसने दिया था? स्वीजी ने, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, point price elasticity of demand in terms of marginal and average revenue can be measured with the following formula। नीचे फॉर्मूला है तो बताना है क्या ये फॉर्मूला सही है, तो ये ठीक है। हमने जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किया था उसके अंदर हमने जब पॉइंट इलास्टिसिटी करी थी तब हमने ये फॉर्मूला किया था, ये बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 हो गई करेक्ट। स्टेटमेंट 2, द पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is the product of the slope of demand function and the ratio of corresponding price in quantity, बिल्कुल सही। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, तो आंसर हो गया बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, which one of the following is not the assumption on which the theory of consumer behavior is based on the cardinal utility approach। अब ये बतानी है कि जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है उन इनमें से कौन सी अजम्पशन नहीं है। रेशनैलिटी बिल्कुल है। कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट, ये तो अजम्पशन नहीं पढ़ी हमने। नेक्स्ट, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये भी होती है। यूटिलिटी इज मेजरेबल, ये भी होती है। तो क्या नहीं होती? कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। नीचे 4 स्टेटमेंट है, हमें बताना है कि कौन सी सही है। अकाउंटिंग प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर एंड अबव द एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये स्टेटमेंट पढ़ते ही पता चल गया ये तो जी गलत है, क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर इम्प्लिसिट कॉस्ट तो इंक्लूड ही नहीं होती। नेक्स्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडर्न फर्म, गलत। हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म पढ़े हैं, मॉडर्न के हिसाब से सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट इज मैक्सिमम व्हेन द डिफरेंस बिटवीन एमआर एंड एमसी इज मैक्सिमम, रॉन्ग। तो और फर्स्ट, प्योर प्रॉफिट इज द रिटर्न इन द एक्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बिल्कुल सही। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट होता है उसे प्योर प्रॉफिट बोलते हैं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या हो गया? प्योर प्रॉफिट इज द रिटर्न इन एक्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो या आज के लिए इतना ही, एंड आई होप आपको इस वीडियो से बिल्कुल क्लियर कट पता चल गया होगा कि आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को किस हिसाब से प्रिपेयर करना है, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी और वीडियो भी बनाने वाली हूँ, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। एंड या अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो बनाऊँ फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स, देन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं ऑन ट्यूटोरियल्स बाय श्वेता। अगर आप इंस्टा पे सर्च करोगे ट्यूटोरियल्स बाय श्वेता
तो आपको वहाँ शो हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है किसी टॉपिक से रिगार्डिंग तो आप मुझे वहाँ पर डीएम भी कर सकते हैं। सो या आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।